Hello everyone and welcome to Defense Studies. So today we'll be taking another important chapter of economic survey. आज का चैप्टर रहेगा क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट प्रिपेयरिंग टू फेस द फ्यूचर. इस वीडियो का मोटिव सिर्फ ये है कि आप इकोनॉमिक सर्वे को कैसे CAPF पेपर 2 के लिए यूज कर सकते हैं. लास्ट वीडियो में हमने बात किया था सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट, चैप्टर नंबर 6 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे. ये है चैप्टर नंबर 7 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे. दोनों का मोटिव यही है, जो उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट गिवन है, इंडेक्स गिवन है, इवेंट गिवन है, रिपोर्ट गिवन है, उनको आप अपने आंसर राइटिंग में या फिर रिपोर्ट राइटिंग में कैसे यूज कर सकते हो. क्योंकि गवर्नमेंट का डेटा है, उसको आप रिपोर्ट राइटिंग में डायरेक्टली यूज कर सकते हो. हर एक चीज को मैंने अंडरलाइन किया है. आप सिर्फ उस अंडरलाइन वर्ड्स को एक शॉर्ट नोट बना सकते हो 1 या 2 पेज में, और उसको मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज करेंगे. एक मोटिव ये है इस वीडियो का. दूसरा ये है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहीं से आते हैं आपके CAPF के अंदर. मेजर थीम सिर्फ मैं आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अनएम्प्लॉयमेंट, वो हमने प्रिपेयर कर दी. सेकंड थीम रहेगी क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट. हर साल आपको क्लाइमेट चेंज या फिर एनवायरमेंट से, एनवायरमेंट के अंदर एक और ब्रांच होती है बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ, उससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं. थर्ड थीम रहेगी हमारी एग्रीकल्चर. ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट थीम है. एग्रीकल्चर से अभी तक मतलब 2 साल हो गए एग्रीकल्चर से कोई क्वेश्चन नहीं आया. इस साल प्रोबेबिलिटी है कि एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आएगा. 1 या 2 या 3 साल हो चुके हैं एग्रीकल्चर से क्वेश्चन नहीं आया है. ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं. ये इकोनॉमिक सर्वे के अंडर इंट्रोडक्शन देखिए. अगर आप ऐसा कोई इंट्रोडक्शन लिख पाए तो आपका एक बहुत ही अच्छा नज इफेक्ट क्रिएट होगा. इंट्रोडक्शन में आप देखिए कि गवर्नमेंट क्या लिखती है. गवर्नमेंट सिर्फ इसमें स्टैटिस्टिक्स बताएगी आपको, इसमें मेजर फाइंडिंग बताएगी, कोई इवेंट बताएगी. इस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन करंट ओरिएंटेड जितना लिखेंगे वो अच्छा रहेगा. कहीं पे आपको लग रहा है इंट्रोडक्शन में क्या आपको दिखेगा कोई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है क्लाइमेट चेंज का, कब से शुरू हुआ है, कब से नहीं शुरू हुआ है, ये सब चीजें इंट्रोडक्शन में आज के टाइम में कोई नहीं लिखता. जितना कंटेम्पररी लिखेंगे, जितना रिसेंट कॉन्टेक्स्ट उसमें देंगे, उतना बेटर है आपके लिए. ठीक है, ओके. सो इसमें आप देखोगे ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के ऊपर बात हुई है, और इसमें यह लिखा है कि कंट्रीब्यूटिंग ओनली अबाउट 4% ऑफ द क्यूमुलेटिव ग्लोबल एमिशन फ्रॉम द पीरियड 1815 से 2019. इस टोटल पीरियड के अंदर आप देखोगे इंडिया ने सिर्फ 4% तक ही उसमें क्या किया है, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल एमिशन. ग्लोबल एमिशन आपकी बहुत सारी चीजें हो सकती है, कार्बन हो सकता है और ढेर सारी और भी गैसेज है जो कि आप एमिट करते हो वाइल डेवलपिंग, जो आप डेवलप करते हो अपने इकोनॉमी को, अपने देश को. ठीक है, आप ऑटोमोबाइल या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जब यूज करते हो तो उनसे भी काफी चीजें एमिशन होती है, काफी पॉइजनस गैसेस का. एक चीज ये है, एक कॉन्टेक्स्ट इंडिया का ये दिया गया है. दूसरा हम देखेंगे, इसका कहने का मतलब है इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. कहने का मतलब ये है इंडिया अभी तक डेवलपिंग नेशन है, दूसरे डेवलप्ड नेशन जो है उनकी डेवलपमेंट हो चुकी है. इंडिया इज और वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. इतना ज्यादा एमिशन हमने नहीं किया है, लेकिन इंडिया वांट्स टू बी द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन. राइट, तो ये दिमाग में रखना. इंडिया वॉज नेवर द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बट वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन. इसीलिए तो आपने देखा होगा इतनी ग्लोबल कमिटमेंट की है, 5 इंपॉर्टेंट कस्में खाई है हमारे प्रधानमंत्री ने. ठीक है, कि 2070 तक हम क्या बन जाएंगे, नेट जीरो एमिशन गोल हमारा 2070 तक का है. ओके, तो ये दिखाता है इंडिया की ग्लोबल लीडरशिप. इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्लाइमेट चेंज पे कोई क्वेश्चन आएगा प्लीज मेंशन दीज इवेंट्स. उसके बाद हम देखते हैं और गवर्नमेंट क्या कर रही है. गवर्नमेंट आप देखोगे सोलर पावर कैपेसिटी इंस्टॉल्ड. आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था इस साल. क्वेश्चन था द रिसेंट प्रोग्रेस इन ग्रीन एनर्जी. ठीक है, रिसेंट प्रोग्रेस इन ग्रीन एनर्जी, ये आपका क्वेश्चन आया था रिपोर्ट राइटिंग में. एक क्वेश्चन आपका 2022 के अंदर आया था द कैंपेन टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीसीज. उसको हम देखेंगे एनवायरमेंट के अंदर कि बायोडाइवर्सिटी को कैसे सेव किया जाता है, दोनों के अंदर कैसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है. अगर हम हार्म करेंगे बायोडाइवर्सिटी को या फिर वाइल्ड लाइफ को तो ह्यूमन के एग्जिस्टेंस पे भी खतरा है. बोथ थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड. ओके, इसके साथ ही 2010 या फिर 8-9 से जितने भी क्वेश्चन आए हमारे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड विल सी. अभी इंट्रोडक्शन देखिए. सो एक पैट साइकिल होती है, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड. बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है पैट के अंदर. हायर एनर्जी सेविंग टारगेट नोटिफाइड इन पैट, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड. क्वेश्चन आपका आ सकता है कि व्हाट इज पैट, और आपको एक एक्रोनिम दिया जाएगा पैट और नीचे उसकी फुल फॉर्म दी जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए पैट साइकिल. इसके अंदर हम एनर्जी सेविंग टारगेटिंग रखते हैं कि ऐसे इक्विपमेंट हम बनाएं कि जो एनर्जी एफिशिएंट हो. उसके साथ हम देखेंगे ग्रीन इंडिया मिशन. इंडिया ने बहुत पहले शुरू कर दिया था. इंडिया ने देखो 75 रामसर साइट फॉर वेटलैंड, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है. मैंग्रोव्स को कंजर्व करना. उसके बाद ये देखिए NRCP, नमामि गंगे एंड नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम. अब जितनी भी चीज मैंने डिस्कस की है, क्या मैं आपको एक चीज दिखा दूं इसके अंदर कि यहीं से क्वेश्चन आपके आ चुके हैं CAPF के अंदर. लेट्स सी, सबसे पहले यही देखते हैं नमामि गंगे वाला. देखिए, लेट्स सी, पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्लीनिंग एंड कनेक्टिंग द रिवर्स इन इंडिया. क्या है नमामि गंगा क्लीन, आप देखोगे यहां से नमामि गंगे नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान. क्या क्लीनिंग और कनेक्टिंग के ऊपर नहीं है, इट इज मेनली अबाउट द क्लीनिंग बट कनेक्टिंग के लिए इंटरलिंकिंग प्रोग्राम है. दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे ग्रीन इंडिया मिशन से रिलेटेड, या फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड. हमारी थीम ही क्लाइमेट चेंज की है. देखिए, द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया.
राइट। तो इस तरह का डेटा आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपका टॉपिक हो गया और डेटा मैं इकोनॉमिक सर्वे से आपको दे रहा हूं। दूसरा हम देखेंगे, लुक एट दिस, इज डेवलपमेंट पॉसिबल एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट? ये भी है। अभी ही आप देखोगे देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंड सब्सिडेंस। आप देखोगे उत्तराखंड के अंदर लैंड सब्सिडेंस है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लैंड सब्सिडेंस है कि बहुत सारी जो जमीन है, जो पहाड़ है वो धस गया, वहां की जो प्रॉपर्टी है उनको बहुत ज्यादा डैमेज आया। ठीक है, तो क्या डेवलपमेंट पॉसिबल है? क्या वहां पे जो हाइड्रो पावर प्लांट था जो जोशीमठ में, ठीक है, उसकी वजह से ये हुआ है? सो इज डेवलपमेंट पॉसिबल एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट? बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है, आपको ये क्वेश्चन प्रिपेयर करने पड़ेंगे। और एक क्वेश्चन आपका 2012 में भी आया था, डेवलपमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डिबेट, राइट। एवरग्रीन डिबेट्स हैं, हमेशा आपसे, ये कभी नहीं पुरानी होती। 10 साल पहले भी यही डिबेट थी, आज भी यही है, 10 साल बाद यही होगी, क्योंकि इंडिया इज डेवलपिंग नेशन। जहां पे डेवलप करोगे वहां पे प्रॉब्लम आएगी। लैंड एक्वायर करना पड़ता है आपको, बुलेट ट्रेन चलानी है आपको, वहां पे बहुत सारा लैंड एक्वायर करना पड़ेगा, फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आने वाले टाइम पे तो और भी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो लेट्स लुक एट वन मोर दिस टॉपिक, द अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली। 2019 में क्वेश्चन आया था और 2022 में क्वेश्चन आया था, द कैंपेन टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट थीम्स है, इनको आप कभी नहीं भूल सकते। लेट्स सी, अब देखते हैं एनडीसी के बारे में। अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है कि पूरे इस आपके सेशन के अंदर क्या क्या मिलेगा। नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, 26th मीटिंग जो हुई थी आपकी COP 26, उसके बाद एक 27 भी हो चुकी है, लेकिन 26 के अंदर देखोगे UNFCCC में हमने ट्रांजिशन टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ मूव करना शुरू कर दिया और हमने यहाँ पे अचीव भी कर लिया है 40% इंस्टॉल कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल अहेड ऑफ 2030। 2030 तक का हमने कोशिश की थी। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका इसमें CDS एग्जाम में आया है। CDS एग्जाम में पूछा है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट है हमने पहले ही अचीव कर लिया है। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। तो ये भी देखिए हम UNFCCC में की रिपोर्ट है कि इंडिया हैज अचीव्ड 40% इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स। का मतलब है आप कोल पेट्रोलियम का यूज नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप यूज किसका कर रहे हो? रिन्यूएबल एनर्जी का। 2030 से पहले हमने वो इंस्टॉल कर दिया और नया टारगेट है हमारा 50% का, 2030 तक हमें अचीव करना है। इन सभी चीजों को अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव चाहिए। कौन सा अल्टरनेटिव हम लेके आए? नेशनल हाइड्रोजन मिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे मैं दिखाऊंगा नेशनल हाइड्रोजन मिशन के फीचर्स क्या हैं। फीचर्स पे आपके CAP पेपर 1 के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हम देखेंगे नेशनल हाइड्रोजन मिशन आने से क्या हो सकता है। क्या इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट बन जाएगा 2047 तक? ठीक है, उसके साथ ही ये इंडिया का ऑब्जेक्टिव दिखाता है, इंडियाज लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। क्योंकि आप देखोगे एक रिपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, उसमें ये बोला गया है कि आने वाले 50 साल तक फॉसिल फ्यूल्स क्या है? खत्म हो जाएंगे। 50 साल में नेक्स्ट थर्मल हो गया या फिर आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, इनकी जो आप अवेलेबिलिटी देखोगे बहुत कम हो जाएगी। तो इतना आपको जल्दी स्विच करने के लिए आपको क्या करना होगा? अल्टरनेटिव फ्यूल आपको देखने पड़ेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस पे पुश कर रही है? रिन्यूएबल एनर्जी पे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमने शुरू किया है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन हमने शुरू किया है, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आप देखोगे हमने फेम स्कीम के अंडर इलेक्ट्रिक व्हीकल पे पुश किया है। इसीलिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल जो है अभी पहले से ही रेडी हो जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको पेट्रोल बहुत ही महंगा मिलने वाला है। पेट्रोलियम जो जितनी भी आपकी डीजल व्हीकल है बहुत महंगी होने वाली है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट एंड अफोर्डेबल फाइनेंस रिक्वायर्स अ कंस्ट्रेंट इन इंडियाज क्लाइमेट एक्शंस। देखिए ये जो टेक्नोलॉजी है जो क्लाइमेट चेंज से फाइट करनी होगी या फिर अडेप्टेबिलिटी होगी, रेजिलियंस होगी, रेट्रोफिटिंग ऑफ बिल्डिंग्स हो गया। ओके, तो ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही कॉस्टली है और एक डेवलपिंग नेशन के सामने दो सिचुएशन रहती हैं, या तो वो अपने डेवलपमेंट पे फोकस कर ले या फिर अडेप्टेबिलिटी पे। क्लाइमेट चेंज से जो नुकसान होने वाला है, जो भी चेंजेस आने वाले हैं, क्या तो हम उस पर अपना पैसा खर्च कर लें या फिर हम डेवलपमेंट पे, जैसे इंडिया ने देखा इस साल बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बहुत ज्यादा खर्च किया है। ओके, सो कॉन्स्टेंट इन इंडियाज क्लाइमेट एक्शन के एक कॉन्स्टेंट, मेजर कॉन्स्टेंट है फाइनेंस, जो कि क्रिटिकल इनपुट है क्लाइमेट एक्शन से डील करने के लिए। सो हमने इसमें हमने क्या किया है? प्राइवेट कैपिटल मतलब प्राइवेट प्लेयर्स को लेके आए यहाँ पे। दूसरा है सोवरन ग्रीन बॉन्ड्स। आपको पता होना चाहिए CAP पेपर 1 के लिए सोवरन ग्रीन बॉन्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ लेगा आपसे डायरेक्टली, व्हाट इज सोवरन ग्रीन बॉन्ड, क्या होता है, राइट? तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा आप देखोगे इससे फाइट करने के लिए, मतलब फाइनेंस एकदम इकट्ठा करने के लिए इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी एक साथ आई है। अब देखते हैं दूसरी चीजें। अब ये बता रहा है कि क्लाइमेट चेंज क्यों हुआ था। वैसे भी क्लाइमेट चेंज हो ही जाता है नॉर्मली लॉन्ग टर्म पे, अगर हम देखें जब से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है बहुत बार क्लाइमेट चेंज हुआ है। कई बार आइस एज आया है, कई बार दिस एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट भी हुए हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें सिर्फ डायरेक्टली एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, बट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज ने इस क्लाइमेट चेंज को एग्जैजरेट कर दिया है। ओके, सो यू नीड टू सी दिस।
सो इससे क्या हुआ है, हमारे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं, जो उनकी फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बोले तो आपके साइक्लोन्स जो हैं और मानसून जो हैं या फिर हैवी रेनफॉल्स जो है, ओके, इस तरह के ड्रोट्स जो हैं, इनका जो फ्रीक्वेंसी थी, इनकी जो नंबर थे, कई बार ये 50 साल में एक बार आते थे, अब ये 15-10 ऐसे, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है आने की, ऑकर होने की, ज़्यादा बढ़ गई है। सो पोटेंशियल टू ब्रिंग अबाउट सी लेवल राइज, चेंज मॉनसून साइकिल एंड इम्पैक्ट लैंड सिस्टम, राइट। अब इसके साथ आप देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है UNSDG पोर्टल। इस रिपोर्ट में बोला है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ह्यूमैनिटी के लिए क्या थ्रेट हो सकते हैं। इन्होंने बोला कि 700 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड विल बी एट रिस्क ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय ड्रॉट अलोन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्टर आपको पता होना चाहिए। 2030 तक 700 मिलियन पीपल डिस्प्लेस हो जाएंगे। और आपके एक क्वेश्चन मैंने बताया था, डेवलपमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डिबेट। आप डेवलपमेंट भी कर रहे हैं लेकिन वो एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट नहीं है, तो इनडायरेक्टली वो डिस्प्लेसमेंट में टर्न हो जाएगा, ठीक है। जोशीमठ में आप देखिए बहुत सारे लोग वहां पे अब रह नहीं पाएंगे क्योंकि सेफ नहीं है। टर्की में आप देखिए रिसेंट अर्थक्वेक आया है, ओके। सो लेट्स सी प्लैनेट अर्थ, ह्यूमन एक्टिविटीज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्लैनेट अर्थ। इसके बारे में एक और डॉक्यूमेंट्री मैं आपको सजेस्ट करूंगा, प्लीज वॉच दिस डॉक्यूमेंट्री प्लैनेट अर्थ, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। आपके पूरे ज्ञान चक्षु एकदम खुल जाएंगे, क्या है प्लैनेट अर्थ, किस तरह से, किस सवाना एरिया में, अफ्रीका में, और आप देखोगे थोड़ा हाइट पे आप जब आओगे, देयर इज एन आप क्या बोलते हैं 60 डिग्री लैटिट्यूड से जब आप ऊपर जाते हो, टैगा फॉरेस्ट आता है उसके बाद, ठीक है। तो वहां पे कैसे कैसे वाइल्ड लाइफ सर्वाइव करती है, ठीक है, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो प्लैनेट अर्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स, प्लीज वॉच दिस। उसके बाद हम देखेंगे द मोर ग्रीन हाउस गैसेज आर एमिटेड द मोर दे स्टे ट्रैप्ड इन द एटमॉस्फेयर एक्सेलरेटिंग ग्लोबल वार्मिंग। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए एक क्वेश्चन था मुझसे, किसी ने क्वेश्चन पूछा था ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज में क्या डिफरेंस है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग जो है टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज जो है ट्रैप हो जाती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है और जिससे क्या होता है क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज फिर उससे होता है, ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब देखते हैं नेट जीरो प्लेजेस फॉर कंट्री। अब जो COP26 में जिसने प्लेज किया था कि हम नेट जीरो कंट्री बनेंगे, देखिए याद रहना चाहिए इंडिया 2070 तक करेगा, लेकिन एक लौती ऐसी कंट्री है 2045 तक जर्मनी ने कमिट किया है कि हम नेट जीरो कंट्री हम बन जाएंगे 2045 तक, राइट। टर्की 2053 तक बनेगा, और उसके बाद जो बिग प्लेयर्स हैं, आप यूके की बात करेंगे, USA की 2050 तक, चाइना ने कहा हम 2060 तक, सबके याद रहने चाहिए, चाइना की 2060, यूके एंड US 2050, जर्मनी एक लौता है 2045 और इंडिया 2070। पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर CAPF, CDS में भी आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं द शेयर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन द स्टॉक ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। अच्छा, ये अभी कहना चाह रहा है, देखिए डेवलपिंग कंट्रीज ने जितना एमिट किया है अभी तक बहुत कम है कंपैरेटिवली जो डेवलप्ड हो चुकी हैं। अब क्या कहना चाह रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज, ये बोल रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज जो एमिट कर रही हैं आज के टाइम में, उन पे भी फाइन लगना चाहिए, उन पे भी आप कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई कि आप इससे ज्यादा एमिट नहीं कर सकते हो। लेकिन एक तरफ तो बोलते हैं डेवलपिंग कंट्रीज कि आप तो डेवलप्ड हो चुके हो, अब हमारी डेवलपमेंट पे आप क्यों रोक लगा रहे हो। तो क्लाइमेट जस्टिस की बात है, दिस इज अ टॉक ऑफ क्लाइमेट जस्टिस, राइट। ओके, सो IPCC 6th असेसमेंट रिपोर्ट जो है, अगर आप याद कर सकते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। IPCC की 6th असेसमेंट रिपोर्ट ये कहती है कि हाई ह्यूमन वनरेबिलिटी ग्लोबल हॉटस्पॉट्स आर फाउंड पर्टिकुलरली इन वेस्ट, सेंट्रल, ईस्ट अफ्रीका, साउथ एशिया, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग नेशंस। तो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग नेशंस जो है, छोटे छोटे आइलैंड जो है, वो सी लेवल राइज से बहुत ज्यादा अफेक्ट होने वाले हैं। इंडिया के आप देखोगे आसपास मालदीव जो है वेरी वनरेबल टू दिस सी लेवल चेंज। उसके बाद आप देखोगे एशिया इज मोस्ट वनरेबल टू क्लाइमेट चेंज, एशिया सबसे ज्यादा। क्यों, हमने यहाँ पे देखे एक्सट्रीम हीट, फ्लडिंग, सी लेवल राइज, एरेटिक रेनफॉल, ऑल दिस थिंग्स आर बेसिकली हैपनिंग इन एशिया। और द बर्डन ऑफ अडेप्टेशन इज हाईएस्ट फॉर दोस हु हैव कंट्रीब्यूटेड द लीस्ट टू ग्लोबल वार्मिंग। कहने का मतलब है डेवलपमेंट किसने की, वेस्ट, ठीक है, और वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड नहीं है क्लाइमेट चेंज से। अफेक्ट कौन हो रहा है, एशिया, ओके। और एशिया में जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं उससे अडेप्टेशन करने के लिए, अपनी टेक्नोलॉजी या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। अब पैसा वो जो अमीर देश हैं, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, दे आर नॉट गिविंग अस एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस। कमिट किया है कि $100 बिलियन हम एनुअली कमिट करेंगे अभी तक, लेकिन कुछ नहीं मिला अभी तक, राइट। So it's an enduring principle of economics that resources have competing uses and there are always trade-off. Okay. So there is an horn of dilemma. कहने का मतलब है डेवलपिंग नेशंस के बीच में, डेवलपिंग नेशंस के पास एक डिलेमा ये है, क्या हम डेवलपमेंट प्रायोरिटीज पे फोकस करें या फिर अडेप्टिंग टू द ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, देखो डेवलपमेंट प्रायोरिटीज पे फोकस होना चाहिए, अडेप्टेशन तो बाद में हो जाएगा, डेवलपमेंट प्रायोरिटीज शुड बी योर प्राइम फोकस।
चाइना कह रहा है द फ्यूचर एनर्जी सप्लाईज इंक्लूडिंग अल्टरनेटिव वंस मस्ट बी सिक्योर्ड फर्स्ट बिफोर डिस्पेंसिंग विद एग्जिस्टिंग एनर्जी सोर्सेज। और इसके लिए आप देखोगे क्या क्या हमारे यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट क्या है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, स्किल्ड एंड ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज, दिस आर द कॉन्स्ट्रेंट। ओके, नोबेल लॉरेट थॉमस शेलिंग, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि क्लाइमेट चेंज से आप कैसे कॉम्बैट कर सकते हो। इन्होंने बोला इफ पर कैपिटा इनकम ग्रोथ इन नेक्स्ट 40 years कंपेयर्स विद द 40 years जस्ट पास्ट, vulnerability to climate change should diminish and the resources available for adaptation should be greater. I say this not to minimize concern about climate change but to anticipate whether developing countries should make sacrifices in their development to minimize the emission of gases that may change the climate to their disadvantages. उनका बेस्ट डिफेंस क्या रहेगा विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंजेस टू कंटिन्यू देयर डेवलपमेंट जर्नी। ओके, तो ये कहना चाह रहे हैं नोबेल लॉरेट थॉमस शेलिंग। दूसरा है द इकोनॉमिक ग्रोथ वुड अनेबल रिसोर्स जनरेशन। सिंपल सी बात है, अगर आप डेवलपमेंट को कंटिन्यू रखेंगे तो रिसोर्स जनरेशन होगा, आपके पास पैसा आएगा, आपके पास पैसा आएगा तो आप खुद ब खुद अपना एडेप्टेबिलिटी जो भी आप करना चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में कर सकते हैं। सिक्योरिंग फंडिंग, अगर आपको कोई इंटरनेशनल पार्टनर या फिर इंटर गवर्नमेंट वहां से आपको कोई फंडिंग मिलती है तो वो भी बेटर है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज डेवलपिंग कंट्रीज मस्ट पुट देयर ओन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एस्पिरेशन अहेड ऑफ देयर ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्लिगेशन। इंडिया ने भी इसीलिए 2070 तक कमिट किया है कि हम नेट जीरो कार्बन एमिशन नेशन 2070 तक बनेंगे, इसीलिए। ठीक है। And the behavior of European nation in 2022 eminently understandable demonstrate that return of energy security as a prime requirement। देखो ये कहना ये चाह रहा है, यूरोपियन यूनियन में आप देखोगे बहुत सारे जो पुराने थर्मल पावर प्लांट्स थे जो बंद पड़े थे वो अब दोबारा से शुरू हो गए क्योंकि रशिया ने गैस सप्लाई करना बंद कर दिया है। ठीक है, अब कहना ये चाहते हैं, एक तरफ तो वेस्ट ये बोलता है कि आप ग्रीन एनर्जी पे स्विच करिए, क्या आप जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं ये थर्मल पावर प्लांट कोल का यूज कर रहे हो, दैट इज बैड। अब जब इन्होंने फील किया कि रशिया ने जब अटैक किया यूक्रेन के ऊपर और जब रशिया स्टॉप्ड प्रोवाइडिंग गैस टू दिस यूरोपियन नेशन, तो अब उनको पता लगा कि एनर्जी सिक्योरिटी भी कोई चीज़ होती है। एनर्जी सिक्योरिटी को उन्होंने हल्के में ले लिया था। एनर्जी सिक्योरिटी को अब उन्होंने सोचा फिर हम किस पे स्विच करेंगे, अल्टरनेटिव फ्यूल तो हमारे पास कोल ही है, तो दोबारा से उन्होंने थर्मल पावर प्लांट्स को शुरू कर दिया है। तो ये जो उनकी हिपोक्रेसी है वेस्टर्न नेशंस की कि हम जो है हम बेसिकली क्लीन फ्यूल पे स्विच कर गए हैं। अब डेवलपिंग नेशंस जो हैं वो अभी तक कौन सा पोल्यूटिंग फ्यूल का यूज करते हैं। ठीक है, अभी उनकी एनर्जी सिक्योरिटी जब कॉम्प्रोमाइज हुई अब वो दोबारा से किस पे स्विच कर गए हैं, पोल्यूटिंग फ्यूल मतलब थर्मल और कोल पे। ओके, नाउ ओईसीडी क्या बोलता है, ओईसीडी कहता है व्हाई पॉलिसीज टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज हैव बीन डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट। क्योंकि इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, ओईसीडी ने ये बोला है कि जो सिटीजन्स हैं इन डेवलप्ड नेशन के, इनका जो लाइफस्टाइल है और इनकी हैबिट जो है ये इस तरह की है, बहुत ही लैविश है और इनका पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन इज टू मच। इसीलिए आप देखोगे अवर प्राइम मिनिस्टर हैज आल्सो गिवन अ वन इंपॉर्टेंट आइडिया ऑफ लाइफ। ठीक है, लाइफ टाइप फॉर आई थिंक सस्टेनेबल, ऐसा कुछ है इस तरह का। तो ये आपको याद रहना चाहिए, जिससे क्या होगा, ऐसा लाइफस्टाइल आपको अडॉप्ट करना है जिससे आपका जो पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है वो कम हो सके। ओके, जिससे एमिशन रिड्यूस हो सके। नेक्स्ट थिंग यू कैन सी इज एक और इंपॉर्टेंट अब जियो पॉलिटिक्स किस पे चलेगी, रेयर अर्थ मटेरियल पे। क्योंकि मैंने बताया आपको आने वाले टाइम पे जो आपका फ्यूल है, जो आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, जो आपकी कोल की अवेलेबिलिटी है अगले 50 सालों में कम होने वाली है। तो किस पे वर्ल्ड स्विच करने वाला है, सोलर पे। तो सोलर के लिए आपको क्या चाहिएगा, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे सिलिकॉन हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपके बहुत सारे ऐसे हो गए इंपॉर्टेंट रेयर अर्थ मटेरियल जो आपके ऑस्ट्रेलिया से मिलते हैं और जो आपका अर्जेंटीना, बोलीविया, यहाँ से आप रेयर अर्थ मटेरियल्स को प्रोक्योर करते हैं। तो यहाँ पे आपने जियो पॉलिटिक्स बैटल ग्राउंड देखा होगा कि चाइना भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है वहाँ से एक्सट्रैक्ट करने के लिए रेयर अर्थ मटेरियल्स। ओके, तो ये है कि आने वाले टाइम पे अगर हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सोलर की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारे पास ये रेयर अर्थ मटेरियल होने चाहिए। इंडिया के अंदर तो इनकी अवेलेबिलिटी कम है। ओके, विल सी कि रेयर अर्थ मटेरियल क्या है। आगे देखते हैं, मल्टीपल फ्रंट्स नीडेड इंक्लूडिंग द एस्टिमेशन ऑफ रिसोर्स, लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट, ये सभी चीजें हैं। इंडिया का केस देखते हैं। अभी इंडिया के केस में इंडिया की वनरेबिलिटी देखते हैं। व्हाट इज द इंडियाज वनरेबिलिटी? इंडिया की वनरेबिलिटी अगर हम देखें, इंडिया की लॉन्ग कोस्ट लाइन है, इंडिया इज मॉनसून डिपेंडेंट। ठीक है, एग्रीकल्चर देखे तो इंडिया का 60% ऑफ द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इज अंडर रेन फेड इरीगेशन, बारिश पे ही डिपेंड करता है। अगर टाइम पे नहीं आई बारिश तो 60% जो हमारा इलाका है जिसमें खेती होती है वो खत्म हो जाएगा, मतलब वहां पे प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है। ओके, so India is large agrarian economy और it has contributed 4% until 2019 to cumulative global emission। 2019 तक अभी तक जितना भी पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, इंडिया ने उसमें 4% ही क्या किया है अभी तक ऐड किया है। बाकी जो बचा 96 उसमें सब आते हैं। ओके, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी अभी चाइना को पास कर देगा तो इंडिया वुड बिकम और द लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, डिस्पाइट दैट हमारी पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम है।
उसके साथ हम देखते हैं ग्लोबल फिनोमिना है क्लाइमेट चेंज आपका, रिक्वायर्स ग्लोबल एफर्ट, कलेक्टिव एफर्ट। हमेशा मैं बोलता हूं जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहें तो उस प्रॉब्लम की ग्रेविटी आपको समझनी पड़ेगी। क्लाइमेट चेंज ये नहीं कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ आपका इंडिया के अंदर हो रहा है, क्लाइमेट चेंज है ग्लोबल प्रॉब्लम, और ग्लोबल प्रॉब्लम को डील करने के लिए आपको ग्लोबल सॉल्यूशंस की जरूरत है, आपको कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है। इसीलिए ये सीओपी समिट्स होती हैं, और आप देखोगे सीओपी समिट्स होती है और इंटरनेशनल आप देखोगे साइंटिफिक एजेंसीज हैं जो कि हर एक डेटा को एनालाइज करती है। तो ग्लोबल एफर्ट्स इज रिक्वायर्ड। जब भी आप सोल्यूशन लिखें इस तरह के एसेज के अंदर तो आपका स्टेक होल्डर अप्रोच लगना चाहिए इसमें। ओके, स्टेक होल्डर अप्रोच का मतलब है जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें होना चाहिए, राइट। तो यूएनएफसीसी, पेरिस एग्रीमेंट, ये सभी आपके क्या हैं, इंटरनेशनल आपके कलेक्टिव एफर्ट्स को दिखाते हैं। उसके बाद देखिए ये आपको क्वेश्चन सीएपीएफ में 2022 के अंदर आया था, सीबीडीआर, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके साथ ही ऐड कर दिया है रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हमारा गोल क्या है, गोल है हमारा ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, ठीक है, लेकिन हम अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से करेंगे ना, डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब कोई गरीब नेशन है उसका मतलब अपने हिसाब से वो करेगा कि कितना वो एमिशन को कम कर सकता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स डेवलपमेंट। दूसरा हम देखेंगे कैपेबिलिटी, कितनी उनके पास कैपेबिलिटी है। अगर आपको लगता है कि हम जो हमारी जो डेवलपमेंट हो रही है, हम जो फ्यूल यूज कर रहे हैं उससे एमिशन कार्बन का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, प्रोवाइड अस ग्रीन टेक्नोलॉजी। ग्रीन टेक्नोलॉजी हमें दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ग्रीन टेक्नोलॉजी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, आप हमें फाइनेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज ये सब इसके अंदर आता है। सो कलेक्टिव गोल ऑफ कीपिंग टेम्परेचर टू rise to below 2 degrees Celsius above pre-industrial level. So India has been striving to pursue the goal of sustainable development और NDC, nationally this determined contribution। COP26 कहाँ पे हुई थी आपकी, COP इजिप्ट के अंदर, शर्म अल शेख, तो वहाँ पे आपकी COP26 हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट 27 के अंदर चीज़ें आई थी, वो आपको पता होना चाहिए। फाइनेंस को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट उसके अंदर आप देखोगे डेवलपमेंट हुई थी विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंस, क्या पैसा कहाँ से आएगा, अमीर देश पैसा कितना अवेलेबल कराएंगे। सो प्रोग्रेस ऑन इंडियाज क्लाइमेट एक्शन क्या क्या है। सो आप यहाँ पे देखोगे इंडिया ने 2008 के अंदर जब तक ये पेरिस क्लाइमेट डील हुई भी नहीं थी उससे पहले इंडिया ने एक इंपॉर्टेंट मिशन शुरू कर दिया था, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008 के अंदर, ठीक है। 8 इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या है, गोल्स हैं, ठीक है। दैट इज बेसिकली गारंटीड द बेसिक वेलबींग टू ऑल इट्स सिटीजन। कौन कौन से वो गोल हैं, देखिए नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इस पे तो आपका क्वेश्चन भी आ चुका है। अगर आप देखोगे, देखिए दिस इज अ क्वेश्चन, सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ द आर्थ एंड रेटोरिकल प्रोमिसेस। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। ये आपका 8 नेशनल मिशन फॉर नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए गवर्नमेंट का पुश कहाँ पे है। दूसरा वाटर से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, क्लीनिंग, कनेक्टिंग द रिवर्स, और इसके साथ ही आपके क्वेश्चन आया है देयर वाज अ रिपोर्ट ऑन एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर एंड स्कार्सिटी, एक ये क्वेश्चन था आपका। उसके साथ ही आपका एक क्वेश्चन था, एक और रिपोर्ट राइटिंग थी, एंश्योरिंग और प्रमोटिंग वाटर हार्वेस्टिंग मेजर्स इन योर एरिया, ये भी आपकी रिपोर्ट राइटिंग में आ चुका है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आ चुके हैं सीएपीएफ में। दूसरा हम देखेंगे नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल हैबिटाट, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, वाटर मिशन, स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम। ओके, नेक्स्ट इज नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। आपको पता होना चाहिए इसके अंदर हर एक चीज को कितना कितना आपको पैसा बेसिकली डिवोट करना है। एग्रीकल्चर को कितना देंगे, वाटर, फॉरेस्ट्री, लाइफ स्टॉक एंड रिस्टोरिंग इकोसिस्टम। नेक्स्ट थिंग विल सी इज एनडीसी को हमने अपडेट किया, इंडिया के जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो हैं, ठीक है, उसको हमने अपडेट किया है। इंडिया ने और अब प्राइम मिनिस्टर बेसिकली एक्सप्रेस्ड पंच अमृत यूएनएफसीसी जो COP26 ग्लासगो नवंबर 2021 के अंदर हुई थी, वहां पे हमने 5 इंपॉर्टेंट कस्में खाई थी, ठीक है। कौन कौन सी कस्में विल सी। उसके साथ ही हम ये देखते हैं कि इंडिया ने 40% जो हमारी टोटल हमारी इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है, टोटल इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी 40% हमारा कहाँ से आ रहा है, नॉन फॉसिल सोर्सेज से। और हमने कमिट क्या किया है, 50% हम नॉन फॉसिल फ्यूल्स से जनरेट करेंगे हमारी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी। कब तक, 2030 तक। बहुत इंपॉर्टेंट कमिटमेंट है, प्लीज इसको ध्यान से देखना। देखिए इसमें आप देखोगे लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ओके। ये पेरिस एग्रीमेंट के अंडर ये कुछ एक इंपॉर्टेंट आपके फीचर्स है जिसके अंदर इंडिया विल अडॉप्ट क्लाइमेट फ्रेंडली इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाथ और टू रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी। देखिए इंपॉर्टेंट है, एमिशन इंटेंसिटी 45% तक 2030 तक। 2005 का जो लेवल होता था, जो भी 2005 से हम एमिट करते थे, जितना भी कार्बन एमिशन हमारा होता था, उसका हम 45% तक क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे 2030 तक, ठीक है। ये लेवल है, ईयर इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा होना चाहिए, 2005 का। कितना डिक्रीज करेंगे, 45%। कब तक, 2030 तक, ओके। उसके साथ हम देखेंगे 50% हमें अचीव करना है किससे, ग्रीन एनर्जी से 2030 तक, ओके। उसके साथ ही हम देखेंगे कार्बन सिंक क्रिएट करेंगे। कार्बन सिंक का मतलब है जो आपके एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन प्रेजेंट है उसको आप कैसे रिमूव करेंगे,
कैसे कर सकते हैं? एफोरेस्टेशन करके बहुत सारे पेड़ लगाओगे या फिर कोई ऐसी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन टेक्निक आप यूज करोगे। तो कितना करना है? 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ CO2 2030 तक। ओके, ये चीज़ें आपको होनी चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सभी चीज़ें आप करोगे। उसके साथ हम देखते हैं स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। देखिए ये आपका इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अंदर सब कुछ लिखा गया है। इसमें भी हमने यही कमेंट किया कि एडिशनल कार्बन सिंक हम क्रिएट करेंगे दिस। उसके साथ ही गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी और फ्रेमवर्क है? ग्रीन इंडिया मिशन है, जिसमें हम क्या करते हैं? पेड़ लगाते हैं। दूसरा, हम कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन एंड मैनेजमेंट प्लानिंग, कैंपा बिल भी बोलते हैं, सिविल सर्विस में प्रीलिम्स में क्वेश्चन में पेपर आ चुका, ये क्वेश्चन आ चुका है। कैंपा बिल के ऊपर प्रोजेक्ट लगाने, सपोज आपने कोई रेल का कारखाना लगाना और बहुत सारे वहाँ पे क्या होगी? डिफोरेस्टेशन होगी, ठीक है। आपने कोई वहाँ पे कोल का एक्सट्रैक्शन करना है, पूरा पहाड़ का पहाड़ है जो डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, और जहाँ की जो आप देखोगे जो वाइल्ड लाइफ है वो डिस्टर्ब होगी, पेड़ काटे जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी के अंदर आपको इतने सारे पेड़ दोबारा लगाने पड़ेंगे और कंपनसेशन भी देना पड़ेगा, उसके कई गुना, ठीक है। उसके साथ आप देखोगे नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम, ग्रीन हाईवे पॉलिसी, राइट, नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी, ये सभी चीज़ें आपके दिमाग में होना चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसी और कौन कौन सी स्कीम है, फ्रेमवर्क है टू डील विद दिस। उसके बाद देखोगे कार्बन स्टॉक इन इंडिया फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसके अंदर क्या है? 7,204 मिलियन टन कार्बन स्टॉक ऑफ फॉरेस्ट, इतना है इंडिया के अंदर। उसके साथ हम देखें पर हेक्टेयर के हिसाब से देखें या फिर स्टेट्स के हिसाब से देखें, सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश के साथ मैक्सिमम कार्बन स्टॉक है, उसके बाद है मध्य प्रदेश। लेकिन पर हेक्टेयर के हिसाब से देखें तो जम्मू एंड कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, फिर सिक्किम में है, फिर अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो स्टेट के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश, पर हेक्टेयर के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर। उसके साथ हम देखते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम, ए क्रिटिकल अडेप्टेशन एक्शन। तो प्रिजर्वेशन कैसे कैसे कर रहे हैं हम? रामसर कन्वेंशन के अंडर 75 रामसर साइट्स हैं। उसके साथ हम देखते हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन। कोस्टल रेगुलेशन जोन के अंडर क्या है? बीच जो होती है आपकी कोस्टल एरियाज पे, वहां पे आप कुछ भी परमानेंट आप स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, ओके। उसके साथ हम देखेंगे नेशनल कोस्टल मिशन प्रोग्राम, नेशनल प्रोटेक्शन एक्ट। देखिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये पुराने एक्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी वैलिड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ईयर इज इंपॉर्टेंट, कोई ईयर भूल गया तो आप इसमें प्रॉब्लम में आ सकते हैं, क्योंकि आपके पेपर 1 के अंदर मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, राइट। तो ये चीज़ याद रहनी चाहिए। रामसर कन्वेंशन एंड रिजुवेनेशन, ये आपको याद रहना चाहिए। तो इसके साथ आप देखोगे इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन, ये आपका देहरादून के अंदर है। उसके साथ हम देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर, बहुत बार रिपीट कर चुका हूं मैं, 40% तो हम अचीव कर चुके हैं, नया टारगेट है 50% 2030 तक, राइट। और ये शेयर है, आपको याद रहना चाहिए। आपका एक क्वेश्चन पूछा था रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया रिपोर्ट राइटिंग पे 2022 के अंदर, ठीक है। तो ये आपको शेयर पता होना चाहिए कितना रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो शेयर है वो मतलब बेसिक एनर्जी के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी का जो शेयर है कितना है, ठीक है, टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी के अंदर। ये शेयर है आपका ग्रीन कलर में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। थर्मल को भी रिन्यूएबल के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है, ओके सॉरी आपका हाइड्रो को भी किसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है? आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के अंदर। तो इसके अंदर हम देखते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ये आपका बहुत ही ज़्यादा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कौन सी इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो कि आपकी थर्मल पावर प्लांट को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओके। उसके साथ ही हम देखते हैं प्रोजेक्टेड ऑप्टिमल मिक्स ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी, ये प्रोजेक्शन है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने प्रोजेक्शन दिया है कि 2030 तक हमारा एनर्जी मिक्स कैसा होगा, ठीक है। तो ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस को आप यहाँ से डाल सकते हो कि सोलर आने वाले टाइम पे इतना सारा कंट्रीब्यूट करेगा हमारा इंडिया की इंस्टॉल कैपेसिटी में, टोटल इंस्टॉल एनर्जी कैपेसिटी के अंदर। उसके साथ आप देखोगे विंड इतना करेगा, ये भी आपका रिन्यूएबल के अंदर आ गया। उसके साथ आप देखोगे स्मॉल हाइड्रो और हाइड्रो, दिस इज हाइड्रो, उसके साथ स्मॉल हाइड्रो ये है। तो अल्टीमेटली हम देखेंगे 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट हम किससे कर या फिर जनरेट किससे कर सकते हैं? आपका ग्रीन एनर्जी से, ओके। सो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए दिस हाइड्रोजन मिशन। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अगर हम देखें तो कब लॉन्च हुआ था? 4 जनवरी 2023 को, डेट इज इंपॉर्टेंट। उसके साथ आप देखोगे इट विल प्रोवाइड एज डीकार्बोनाइजेशन अपॉर्चुनिटीज, अनेबल ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी, इंडिया के लिए एनर्जी सिक्योरिटी सिक्योर करेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर द नेशन, बहुत सारे जो प्लांट लगाएंगे वहाँ पे आपको लेबर, स्किल लेबर सबकी जरूरत पड़ेगी, और बाकी जो बचे इससे जो आप डीकार्बोनाइज करेंगे, फर्टिलाइजर, रिफाइनिंग, मिथेनॉल और मैरीटाइम शिपिंग, उससे भी आप क्या कर सकते हो? इसमें यूज कर सकते हैं, जो भी है ग्रीन हाइड्रोजन आपका मिशन के अंडर। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें फीचर्स जो है आपके नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के फीचर्स जो हैं 5 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम हम जनरेट करने की कोशिश करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। 1 लाख करोड़ एंड क्रिएशन ऑफ ओवर 6 लाख जॉब्स जो हैं हम क्या करेंगे? जनरेट करेंगे, ठीक है। सो 1 लाख करोड़ रिडक्शन इन फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स, इतना हम इंपोर्ट नहीं करेंगे अगर हमारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन सक्सेस होता है। नीति आयोग की रिपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग की रिपोर्ट क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल टैरिफ हैव फॉलन इन रिसेंट ईयर्स, कुछ टाइम में क्या हुआ है, जो रिन्यूएबल टैरिफ जो है, या फिर आप रिन्यूएबल टैरिफ किस किस का लगा सकते हैं? सोलर का, विंड का, ठीक है, आप हाइड्रो का। तो इनसे जो हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं उनका जो टैरिफ है, जो हमारा पर यूनिट जो खर्चा आता है वो कम हुआ है, ठीक है।
नीति आयोग की एक ही रिपोर्ट है, वो बोल रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन मार्केट इन इंडिया विल बी $8 बिलियन बाय 2030, 340 बिलियन बाय 2050। तो ये मार्केट भी बता दिया इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, तो मार्केट तो यहाँ पे रहेगी और इंडिया की ये ताकत भी है, ठीक है। उसके साथ हम देखेंगे हाउएवर ऑल दिस इज बेस्ड ऑन अजम्पशन, अभी तक अजम्पशंस पे है। अगर हमारे पास जो मैंने आपको बोला रेयर अर्थ मटेरियल, रेयर अर्थ एलिमेंट, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कौन कौन से रेयर अर्थ एलिमेंट्स, लिथियम, निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, कॉपर, लिथियम, निकल, अगेन, ठीक है। इंडिया के अंदर इनकी जो अवेलेबिलिटी कम है, इसीलिए हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं इनको, दूसरे देशों से, बोलीविया हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ठीक है। तो अगर उन कंट्रीज ने मोनोपोली उनके ऊपर कर ली, या फिर आप देखोगे चाइना के जो वहाँ पे एक्सट्रैक्शन एजेंसीज हैं जो वहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रही हैं जो भी, ठीक है, अगर वहाँ पे टोटल मोनोपोली होगी या फिर उसको टेक ओवर कर लिया तो इंडिया के लिए मुश्किल हो सकता है थोड़ा। उसके साथ हम देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिलेक्टेड मिनरल्स इन 2019 और 25 के बीच में, रिन्यूएबल एनर्जी, दिस रेयर अर्थ एलिमेंट्स कौन कौन प्रोड्यूस कितना कर रहा है 2019 से 25 तक। देखिए आप, चाइना के पास बहुत बड़ा शेयर है और उसके साथ यूएस, ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार, ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। और कोबाल्ट कौन सबसे ज़्यादा है, निकल, लिथियम, कॉपर, पेपर वन के लिए इंपॉर्टेंट आपका आ सकता है कि कौन सबसे ज़्यादा जनरेट कौन कर रहा है, रेयर अर्थ एलिमेंट चाइना, याद रखना चाइना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इंडिया का कहीं पे भी नाम नहीं मिलेगा, इसीलिए इंडिया इसमें सबसे ज़्यादा पायनीर है। आप देखोगे हाइड्रोजन मिशन में अभी तक, नेशनल हाइड्रोजन मिशन है, नोबडी फोकस्ड, किसी और कंट्रीज ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन पे इतना फोकस नहीं किया है। रिन्यूएबल एनर्जी ने चाइना ने आज से 20 साल पहले ही काम करना शुरू कर दिया था, तो इसीलिए उसके पास क्या है, एज है। इंडिया ने हाइड्रोजन मिशन पे आज से, जो आने वाले टाइम पे 20 साल बाद कुछ अलग ही सिनेरियो होगा, इसीलिए इंडिया टुक अर्ली स्ट्राइड इन दिस नेशनल हाइड्रोजन मिशन के अंदर। तो जितनी बार फॉरेन टेक्नोलॉजी है, फॉरेन एड है, इन्वेस्टमेंट है इंडिया में आनी शुरू हो जाएंगी, तो इंडिया के अंदर ये एक ऐसा हब बन जाएगा हाइड्रोजन मिशन का, ठीक है। अब हम रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि इस पे बेसिकली सोलर एनर्जी पे ज़्यादा हम फोकस नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारे पास ना तो चीप प्रोडक्शन फैक्ट्रीज हैं और ना ही हमारे पास वो रेयर अर्थ एलिमेंट है जो हमें चाहिए इसको सोलर एनर्जी को क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए ज़्यादा। उसके साथ ही हम देखेंगे सेल्फ रिलायंस अटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है काबिल है आपका और डाइजर है। काबिल क्या है आपका, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ये आपका इंडिया का एक ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड वन पर्टिकुलर प्राइवेट एजेंसीज, ओके। उसके साथ हम देखते हैं लॉन्ग टर्म एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, LTEDS, बस इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए क्या है। इसके अंदर हम रैशनलाइज करेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, ट्रांजिशन हम करेंगे किससे, आपके जो थर्मल पावर प्लांट्स है उससे रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हम ट्रांजिशन करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी, इंक्रीज यूज ऑफ बायोफ्यूल्स, इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल, इंक्रीज इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनिट्रेशन, ये हमारा क्या है, ट्रांजिशन करने का तरीका है। बायोफ्यूल आप देखोगे ब्लेंडिंग का हमने सोचा है, इथेनॉल ब्लेंडिंग का हमने सोचा है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हमारे पास है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का पेनिट्रेशन हमने करने की सोची है विद द फेम स्कीम। क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन डेवलपमेंट, ग्रीन बिल्डिंग कोड्स, वेस्ट मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर मेक इन इंडिया, हर एक चीज आपको किससे कनेक्ट करनी है, क्लाइमेट चेंज से। विजन फॉर लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, इससे भी आपको कनेक्ट करना है। अब फाइनेंस, पैसे की बात आ गई कि इन सभी चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए, वो कहां से आएगा। पहली बात मार्केट, मिक्स ऑफ मार्केट मैकेनिज्म, फिस्कल इंस्ट्रूमेंट, जैसे मैंने आपको बोला था सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, एक तो वो कर सकते हैं हम। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, डोमेस्टिकली क्या कर सकते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स को हम बुला लेंगे, ज्वाइंट वेंचर हम कर देंगे, जिससे हमारा फाइनेंस का जो प्रॉब्लम है कम हो सके। ग्रीन बॉन्ड्स देखिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है दैट जनरेट्स, देखिए सोवरेन ग्रीन बॉन्ड एंड ग्रीन बॉन्ड दे आर डिफरेंट थिंग्स आई थिंक, तो इसलिए आप देख लेना, ग्रीन बॉन्ड्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट जनरेट प्रोसीड फॉर इन्वेस्टमेंट इन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट सुटेबल प्रोजेक्ट्स। उसके साथ आप देखोगे इंस्ट्रूमेंट टू रेज फंड्स टू सपोर्ट क्लाइमेट एनवायरमेंट प्रोजेक्ट, रिजोर्टेड टू ग्रीन बॉन्ड टू रेज फंड, यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए एंड चाइना, ठीक है। मेजर कंट्रीज दैट रिजोर्टेड टू ग्रीन बॉन्ड्स, तो अपार्ट फ्रॉम इंडिया यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए एंड चाइना, यहाँ पे ग्रीन बॉन्ड हैं, ओके। तो सबसे ज्यादा है यूके के अंदर। ग्रीन बॉन्ड का मतलब है ऐसी ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करना, ठीक है, ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करना, ये दैट इज ग्रीन बॉन्ड। यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, तो आपको पता होने से सबसे ज्यादा यूके के अंदर है। इसके साथ ही हम देखेंगे सोवरेन ग्रीन बॉन्ड इंडिया के अंदर जो लॉन्च हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद आपको ये रहना चाहिए किस बजट में हुआ है, बजट 2022 और 23 के अंदर सोवरेन ग्रीन बॉन्ड की बात हुई है, ठीक है। बजट बदल सकते हैं, 2021-22 का कर सकते हैं, लेकिन आपको 22-23 का याद रहना चाहिए कि इसके अंदर इसके ग्रीन आपका सोवरेन बॉन्ड जो है लॉन्च हुआ था, ओके। इसके साथ ही आप देखोगे आरबीआई ने देखा है, आरबीआई के साथ भी आप देखोगे नोटिफाइड इंडिकेटिव कैलेंडर फॉर द इश्यूएंस ऑफ सोवरेन ग्रीन बॉन्ड, SGRB, ठीक है, फिस्कल ईयर 2022-23 के लिए। ये 2 टाइम पीरियड के लिए मिलता है, एक 5 साल और एक 10 साल, ठीक है। टोटल 16 करोड़ हमने जो है सोवरेन ग्रीन बॉन्ड के अंदर हम क्या करेंगे, इशू करेंगे, ओके, फुली एसेसिबल रूट के अंदर, राइट। उसके साथ ही हम देखते हैं और क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है फॉर इश्यूएंस ऑफ ग्रीन डेबिट सिक्योरिटी, पब्लिक सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर हम कर सकते हैं, सेबी, ILDs, ये सभी चीजें, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा कंसेप्ट जो है अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, वो है कंसेप्ट ऑफ ब्लू बॉन्ड्स। ब्लू बॉन्ड्स किससे रिलेटेड होगा, वाटर मैनेजमेंट एंड मरीन सेक्टर से, ओके। नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग इन रेजिलियंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रेजिलियंस मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो हम, अगर क्लाइमेट चेंज होता भी है बहुत ज़्यादा,
तो हम उससे उतने ज़्यादा इंपैक्ट ना हो। तो ऐसी रेजिलियंस, ऐसे रेट्रोफिटिंग करेंगे बिल्डिंग को, इसके लिए 100 लिस्टेड एंटिटीज़ होंगी, ओके, बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये सभी चीज़ें जो अर्ली अडोप्टर और सस्टेनेबली रिपोर्टिंग ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, ऑल दिस थिंग्स कम अंडर दिस। तो एक और चीज़ें देखिए, मेजर डिसीजन एट COP27 में क्या था, शमल शेख इजिप्ट, ये COP27 यहाँ हुई थी। थीम ऑफ लाइफ, इस पर फोकस किया था, इसमें हमने इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, इस पर फोकस किया है। उसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जस्ट ट्रांजिशन मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम, राइट। इसके साथ हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस इन गाइडिंग क्लाइमेट एक्शन, डबलिंग एडेप्टेशन फाइनेंस, क्लाइमेट रेजिलियंस, डेवलपमेंट कॉल्स, और क्या हमने यहाँ पे बेसिकली प्लेज किया है कि $100 बिलियन पर ईयर इज येट टू अचीव्ड, ठीक है, लेकिन हम ये दोबारा से कमिट किया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में हम देखते हैं, ये इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर आप देखोगे 110 कंट्रीज हैं लगभग, और ये एक्सपेंड कर रहा है अभी भी। और इसके अंदर आप देखोगे इट विल ISA का मिशन क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, कि हम अनलॉक करेंगे $1 ट्रिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दिस प्रोजेक्ट बाय 2030 तक, ठीक है, जिससे क्या होगा, हम रिड्यूस कर सकेंगे टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंसिंग। पर यूनिट जो प्रोडक्शन आपकी कॉस्ट आएगी वो बहुत कम करने की कोशिश है विद द न्यू टेक्नोलॉजी। उसके साथ आप देखोगे कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट थी न्यूयॉर्क के अंदर 23 सितंबर 2019 के अंदर, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने ये लॉन्च किया था, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, अवर प्राइम मिनिस्टर, ओके। उसके साथ आप देखोगे लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा हम देखेंगे एंश्योरिंग द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। May 27 किसको हम सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एवरी ईयर। इसमें हमने देखना है कि इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है विद रिस्पेक्ट टू बायोडाइवर्सिटी। इंडिया का रैंक 8th आता है इन द वर्ल्ड एंड 4th इन एशिया, और 62% इंडिया के अंदर आप देखोगे एम्फीबियन स्पीसीज हैं जो कि पूरी दुनिया मिलती है, 62% इंडिया के अंदर भी है, ओके। वेस्टर्न घाट बहुत ही ज़्यादा एनरिच्ड है। इंडिया होल्ड्स द 8th पोजीशन फॉर द ओरिजिन एंड डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट, और 300 वाइल्ड एंसेस्टर्स एंड क्लोज रिलेटिव ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स ग्रोइंग नेचुरली इन इंडिया। उसके साथ आप देखोगे अर्थ समिट जो है हमारी 1992 रियो डी जेनेरियो, एंड इंटरनेशनली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है, इंटरनेशनल बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है जो आपका ये अर्थ समिट के अंदर जो हमने किया था, CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इसके लिए बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया था इंडिया के अंदर 2002 के अंदर, ठीक है। तो इंटरनेशनली बाइंडिंग लीगल इंस्ट्रूमेंट जो हमारा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको इफेक्ट देने के लिए इंडिया ने क्या लॉन्च किया, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, ओके। उसके साथ ही हम देखते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, देखिए ये रहा। उसके साथ हम देखेंगे इंडिया और नेपाल ने MOU साइन किया है विद रिस्पेक्ट टू सम बायोडाइवर्सिटी ऑल दिस। प्रोजेक्ट चीता आपको पता होना चाहिए, देखिए इस बार क्वेश्चन आया था, द कैंपेन टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीसीज 2022 के अंदर। तो कैंपेन टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीसीज में आप देख सकते हैं चीता प्रोजेक्ट क्या है। आई विल नॉट डिक्टेट व्हाट इज चीता प्रोजेक्ट, आपको पता ही है। दिस इज अ कैंपेन टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडिया के अंदर एक्सटिंक्ट हो चुका था 1952 के अंदर, अब कहाँ पे इसको लेके आए, कुनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर, ओके। पहला प्रोजेक्ट है, क्वेश्चन आएगा वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटर कॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोरस ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट, क्या ये पहला है वर्ल्ड का? यस, दिस इज द फर्स्ट। सो चीता कैन हेल्प रिस्टोर ओपन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम इन इंडिया। इट्स अ फ्लैगशिप स्पीसीज, कीस्टोन स्पीसीज भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, कीस्टोन एंड फ्लैगशिप स्पीसीज। सो इंडिया के अंदर अभी कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, कितने वाइल्ड लाइफ टाइगर पॉपुलेशन ऑफ द ग्लोबल आप देखोगे 75% पूरे दुनिया की जो है टाइगर पॉपुलेशन इंडिया के अंदर है। 53 टाइगर रिजर्व्स है, ओके। 72 टाइगर रिजर्व्स ऐसे हैं जिसको इंटरनेशनल एक्रेडिशन मिला है, और TX2 अवार्ड भी इनको मिला है, ऐसे 17 टाइगर रिजर्व है, ठीक है। उसके साथ आप देखोगे एशियाटिक लॉयन UPSC सिविल सर्विस के अंदर इसमें क्वेश्चन पूछ चुका है कि एशियाटिक लॉयन क्या इंडिया के अंदर ही है? हाँ, गिर नेशनल पार्क सिर्फ इंडिया के अंदर ही एशियाटिक लॉयन मिलते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगे आपको, ओके। उसके साथ आप देखिए इनकी जो पॉपुलेशन है लॉयंस की इंक्रीज हो रही है 2020 तक आप देखोगे। उसके साथ आप देखोगे टाइगर कंजर्वेशन भी एक सक्सेस रहा है, जब इनका सेंसस हुआ था 2018 में इनकी पॉपुलेशन क्या हो चुकी है, बहुत इंक्रीज हो चुकी है। तो इसको आप देखोगे कौन कौन से फ्रेमवर्क है, कौन सी पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, क्या लीगल इनको आप देखोगे क्या लॉज हैं इनको बचाने के लिए। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 2022। दूसरा हम देखोगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, ठीक है। और साइट से इंटरनेशनल है आपका कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा। जो भी आपकी एंडेंजर्ड स्पीसीज है उसमें आप क्या नहीं कर सकते, डील नहीं कर सकते ऑनलाइन, मतलब इंटरनेशनली, ठीक है, उसको बेच नहीं कर सकते हो आप कमर्शियल पर्पसेस से, ओके। इसीलिए इंडिया ने भी वोट किया था आइवरी के अगेंस्ट। आइवरी ट्रेड जो आप देखोगे, आइवरी ट्रेड मेनली इन अफ्रीकन कंट्रीज, यहाँ पे बहुत सारे हाथी जो हैं बूढ़े होके मर भी जाते हैं, तो उनकी जो आप देखोगे जो दांत होते हैं उनको रख लेते हैं। एंड बहुत सारे मिसकंसेप्शन है या फिर कई बार ये रियलिटी भी है कि इसको बहुत सारे मेडिकल यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आ सकता है अभी आपके एग्जाम में सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पे, ठीक है। तो सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया इंडिया के लिए, बहुत सारा हम जनरेट कर रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो हम देखेंगे 11 kg कंजम्पशन, इंडिया पर कैपिटा कंजम्पशन हम देखें 11 kg, या फिर आप प्रोडक्शन देख लीजिए कि 11 kg प्लास्टिक
पर कैपिटा एनुअली एक आदमी क्या करता है, जनरेट करता है प्लास्टिक की। दैट इज बिलो एवरेज ऑफ वर्ल्ड का अगर हम देखें 28 kg है, लेकिन इंडिया के अंदर ही 11 kg पे आता है। अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इससे आप देखो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2021 ऑन अगस्त 12 2021 ये नोटिफाई हुआ था, जिसमें हमने प्लास्टिक पे बैन कर दिया था, सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स पे। ओके इसके साथ हम देखते हैं बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट। अभी हम बहुत सारा पुश तो कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप देखोगे इसमें जो बैटरी यूज होती है उसको भी दोबारा से रिसाइकिल करने का कुछ ना कुछ हमारे पास होना चाहिए मैकेनिज्म। तो बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022, इसके अंदर हमने लिखा है न्यू रूल्स विल रिप्लेस बैटरी मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स। इसके अंदर ईपीआर को लगाया गया है। ईपीआर का मतलब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है जो इसको प्रोड्यूस करेगा, नॉट ओनली प्रोड्यूस बट इसको जो इंपोर्ट भी करेगा इंडिया के अंदर, वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या करने के लिए, रिसाइकिल करने के लिए। उसके बाद आप देखोगे ई मैनेजमेंट, बहुत सारा आप देखोगे ई मैनेजमेंट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, एलईडी टीवीज़ और बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट जिसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स होते हैं, तो उसको भी आपको रिसाइकिल करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 इसमें भी अमेंडमेंट हुआ है, इसके अंदर भी ईपीआर लगाया गया है। ओके नाउ कंक्लूजन क्या हो सकता है, ऑल दिस थिंग्स आर अंडर कंक्लूजन। इंडिया इज ए स्पीयर हेडेड वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एम्बिशियस क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, रिमेन स्टेडफास्ट इन इट्स कमिटमेंट टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। देखिए ये अंग्रेजी है, आप लिख लेना, आपको बस ये पता होना चाहिए इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम नीड्स ग्लोबल सॉल्यूशन। तो इसमें हमें सभी की भागीदारी चाहिए, अमीर लोगों से या फिर डेवलप्ड नेशन से हमें क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए, ग्रीन टेक्नोलॉजी चाहिए, उसको जल्दी से जल्दी दे दो, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आप, और इंडिया का आप बता देना क्या कंट्रीब्यूशन है, आईएनडीसी आप गोल बता देना इंडिया के, और पंच अमेरिका के अंदर जो भी हमने कमिट किया है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 7 क्लाइमेट चेंज के अंदर आपका इतना ही था। नेक्स्ट चैप्टर हम डील करेंगे एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट फ्रॉम फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम नेक्स्ट टाइम डील करेंगे। तो आपको पता लग गया होगा कहाँ से नोट्स बनाने हैं, क्या चीज़ें याद रखनी है, कौन सा फैक्ट याद रखना है, फैक्टर कौन से ट्रेंड हमें याद रखने हैं, इंडिया की क्या कमिटमेंट है, वर्ल्ड के अंदर लोग कौन सी कंट्री क्या कर रही है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क क्या है, ये सभी चीज़ें आपको पता चल गई होगी, ठीक है। ब्रॉडर पिक्चर आपके दिमाग में है, अब इसको आप 2 पेज के अंदर क्या लिख लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, सीएपी पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कुछ समझ में ना आए चीज़ तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपको रिप्लाई करेंगे।